अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। रिव्यू क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। कुछ स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में न्यूली स्टूडेंट्स जो ऐड हैं, आप लोग उनको दोबारा रिव्यू कर लें और ये अपने राइट ऑप्शन अपनी बुक पे मार्क कर लें। इसको आप रोक कर राइट ऑप्शन यहाँ से टिक कर सकते हैं। एक आपको छोटी सी प्रॉब्लम बताता हूँ MCQ नंबर 8 में। इसमें ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है वेव की जो दूसरी पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का ये मतलब होता है कि वेव की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो बाकी दोनों वेव्स से थोड़ी सी अलग है, तो वो स्पीड ऑफ वेव होगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड नहीं है इसका राइट ऑप्शन इज स्पीड। इसको तमाम स्टूडेंट्स करेक्ट कर लें। और रिलेशन मैंने आपको बता दिया था, P = F लैम्डा। ये थे MCQs। उसके बाद रिव्यू क्वेश्चन हमने कर लिए थे सारे। आज हम बात करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन की। ये पूरा चैप्टर रिव्यू हो रहा है, इसलिए बार बार ये बातें रिपीट की जाती हैं। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10.1 है, इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडम इज डबल। किसी सिंपल पेंडम की लेंथ को अगर हम डबल कर दें, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। तो हम जानते हैं कि जो सिंपल पेंडम की लेंथ होती है, टाइम पीरियड जो होता है वो T=2π√L/G के इक्वल होता है। तो लेंथ का लाजमी तौर पर फैक्टर यहाँ पे मौजूद है। टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड करता है। लेंथ इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। मैथमेटिकली तौर पर इसको हम लिख सकते हैं। ये आपके सामने इसका सोल्यूशन मौजूद है। आंसर आप इसका चेक कर लें। द इनिशियल लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडम, अगर सिंपल पेंडम की लेंथ L के इक्वल हो, इसको हम डबल करते हैं, मतलब L को हम 2L के बराबर करते हैं, तो रिलेशन में L की जगह 2L लगाएंगे तो वो L डैश के इक्वल बन जाएगी। और नेक्स्ट रिलेशन में इस पूरे फैक्टर से √2 सेपरेट होकर अंदर दोबारा से यही फैक्टर बनेगा। यहाँ से अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। हमने लेंथ को डबल किया है, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 2 आ गया है। जब हम इस √2 को बाहर निकालेंगे, एक √2 के ऊपर है और एक स्क्वायर रूट लेंथ के ऊपर है। सिर्फ सेपरेटली 2 हम कॉमन नहीं ले सकते, पूरे का पूरा √2 हम जब कॉमन लेंगे तो अंदर दोबारा से 2π√L/G बन जाएगा। तो रिलेशन ये बन गया कि जो टाइम पीरियड होता है लेंथ डबल करने से वो √2 टाइम ऑफ टाइम पीरियड इंक्रीज होता है। ठीक, और ये जो √2 है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1.41 के इक्वल होती है। ये जो रिलेशन है T डैश न्यू टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडम व्हेन वी डबल द लेंथ इंक्रीज होगा बाय द फैक्टर ऑफ 1.41 और ओरिजिनल टाइम के प्रोडक्ट के। क्लियर होगी बात। ये इसका रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑनटू द फ्लोर एंड कीप्स बाउंसिंग, इज द मोशन ऑफ बॉल सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसी हाइट से जब हम लोग बॉल को क्या करते हैं, ग्राउंड की तरफ फॉल डाउन करेंगे, फ्लोर की तरफ बाउंसिंग कर रही है, क्या उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि जब होता ये है कि जब हम किसी बॉडी को किसी खास हाइट से डाउनवर्ड फॉल करते हैं तो उस पर एक फोर्स जो होती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है। बॉल जब फ्लोर से टकरा के वापस अपवर्ड मूव करेगी तो उस केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, जिसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कभी भी मीन पोजीशन की तरफ उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। जाहिर सी बात है, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं प्रोवाइड होगी जब बॉडी एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। कंसेप्चुअल बेस था। इसका आंसर आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, आप लोग इसको भी यहाँ से नोट कर सकते हैं। बिल्कुल ये चीज़ लिखी हुई है, इसको पढ़ के अपनी वर्डिंग में भी कंसेप्चुअल बेस पे हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.2 को नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 10.3 अ स्टूडेंट परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट विद अ सिंपल पेंडम, she used 2 bob of different masses by keeping other parameter constant। कहता है कि एक स्टूडेंट है जो एक सिंपल पेंडम से 2 किस्म के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। इसने क्या किया, 2 डिफरेंट मैसेज के मेटेलिक बॉब इस्तेमाल किए हैं, बाकी तमाम पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखा है।
बाकी पैरामीटर को कांस्टेंट रखने का ये मतलब है कि लेंथ सेम है और जो बॉडी पे लगने वाली रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी सेम है। तो इज आर astonishment the time period of the pendulum did not change। किस कंडीशन की बेस पर इसका टाइम पीरियड जो होगा वो चेंज नहीं होगा, और उसने पूछा हुआ है वाई। तो एक्सपेरिमेंटली ये क्वेश्चन है, सिंपली आपने टाइम पीरियड का रिलेशन ही याद रखना है इसमें। बाकी अगर तमाम पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं तो हम लोग जानते हैं कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है वो उसके मैस पे जो होता है वो डिपेंड नहीं करता, बल्कि लेंथ पे और जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से आपने लिखना है कि हम जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, कोई भी एक्सपेरिमेंट हैविंग डिफरेंट मैसेज का परफॉर्म किया जाए तो उसके टाइम पीरियड का रिलेशन यही रहेगा, वैल्यू ऑफ जी जो होगी वो विल रिमेन सेम constant up to a certain height. So by changing mass of the bob or amplitude there will be no effect on the time period। ये वाला रिजल्ट है। जैसे मैंने पहले बता दिया कि अगरचे बॉडी डिफरेंट मैसेस वाली बॉडी हैं तो टाइम पीरियड मैस पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस होगा, और उस केस में टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ 10.4 What type of waves do not require any material medium for their propagation? कौन सी वेव ऐसी होती हैं जिनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता? तो दो टाइप पड़ी थी, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। नोट्स के अंदर ये एक मिस्टेक आ गई है, इसको आप लोगों ने इस तरह से नहीं लिखना। इसने लिख दिया मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूसेस इन स्ट्रिंग, तो ये वेव्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो आपने इसकी जगह लिखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, और उसकी एग्जांपल में एक्स रेज, रेडियो वेव वगैरह लिखनी है। ठीक है, लास्ट है plane waves in a ripple tank undergo refraction when they move from deep to shallow water। What change occur in the speed of wave? रिफ्रैक्शन अपने जहन में लाइए, रिपल टैंक का टॉपिक लेकर आए, करेक्टरिस्टिक को डिस्कस करें। प्लेन वेव रिपल टैंक के अंदर रिफ्रैक्शन फिनोमेना को डिस्कस किया गया है जो एक डीपर से शैलो पार्ट की तरफ आ रहा है। तो वेव की स्पीड व्हाट चेंज, कितना चेंज होगा इन द स्पीड ऑफ वेव, तो ये बिल्कुल रिलेशन आपके सामने मौजूद है। हम जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ वेव होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जब वाटर वेव डीपर पार्ट से शैलो पार्ट की तरफ जाती हैं। तो सिंपली आपने इस रिलेशन को लिखकर यही बताना है, द स्पीड ऑफ द वेव इज डिक्रीज्ड ड्यू टू डिक्रीज इन वेव लेंथ वाइल फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम। फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी क्योंकि वो वाइब्रेटर की वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है, और स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसने क्वेश्चन में स्पीड के बारे में ही पूछा है, तो स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पीड विल गोज टू डिक्रीज। ये हमारे थे कंसेप्चुअल क्वेश्चन। एक्सरसाइज मोस्टली मैंने कंप्लीट कर दी है, अब बचे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्यूशन फॉर्म में भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसका जो इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं, स्टेप्स हैं, वो मैं आप लोगों को साथ साथ समझा दूंगा। आज के टॉपिक में आपने पूरी एक्सरसाइज को रिव्यू करना है एक्सेप्ट न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।